Hello student, today we are going to start our new loop structure, that is while loop. So let's start the while loop. In simple use, a while loop is entry controlled and counter controlled or sentinel loops statement which execute statement until defined condition is true. देखिए हम लोगों ने इसके पहले जो लूप स्ट्रक्चर पढ़ा था वो था फॉर लूप। फॉर लूप जो करता था, जैसे कि हमें अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो फॉर लूप हमारे लिए वही काम कर रहा था, वैसा ही वाइल लूप भी होता है। यह भी क्या करेगा, जब हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होगा तो हम उन स्टेटमेंट को बार बार लिखने के बजाय हम लोग उसमें क्या करेंगे, लूपिंग स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। हम लोग फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं और उसका अल्टरनेट हम लोग वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइल लूप यही काम कर रहा है। ये एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी देखा था कि एक ऐसा लूप जो कंडीशन पहले चेक करता है और उसके ब्लॉक के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होते हैं, उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, या उसे काउंटर कंट्रोल्ड भी कहा जा सकता है अगर उसके अंदर रिपीट होने वाले स्टेटमेंट की काउंटिंग हम लोग कर सकें। मतलब वो डेफिनेट काउंटिंग पर अगर वो लूप चलता है तो उसे काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। हम लोग चाहें तो इस काउंटर कंट्रोल्ड को हम लोग सेंटिनल लूप में भी बदल सकते हैं। सेंटिनल लूप का मीनिंग भी मैं आपको एक बार वापस बता दूं। सेंटिनल लूप मतलब होता है कि जिस लूप की काउंटिंग इनफाइनाइट टाइम्स चलती है, मतलब जो लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलता है उसे सेंटिनल लूप कहा जाता है। तो किसी लूप को अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स चलाना चाहते हैं तो हम इस कंडीशन को वाइल लूप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के अल्टरनेट में हम लोग वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में वो एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, काउंटर कंट्रोल लूप होता है, या हम लोग चाहे तो उसको सेंटिनल लूपिंग स्टेटमेंट भी मानकर काम कर सकते हैं। विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अंटिल डिफाइंड कंडीशन इज ट्रू। और इसके अंडर में मतलब इसके जो ब्लॉक होता है उसमें लिखे गए स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम लोग उस ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स बना हुआ है पिंक कलर के बॉक्स में जिसमें लिखा है वाइल और फिर उसमें लिखी है कंडीशन, और कंडीशन के बाद यहाँ पर एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट से बंद है, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं अगर कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाते हैं और हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास दो एग्जांपल हैं, जिसमें से हम लोग एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल फैक्टोरियल का है। पहला जो एग्जांपल है वो एक नंबर्स को प्रिंट करने का, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर i = 1 लिखा है हमने और सेमीकोलन लगा रखा है। इंटीजर i = 1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि i एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसके अंदर हमने 1 असाइन किया है। मतलब 1 एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो i नाम के वेरिएबल को असाइन की जा रही है। मतलब अब i के अंदर कितना हो गया, 1 हो चुका है। अब इसके बाद हमने वाइल कंडीशन लगाई और वाइल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि i की वैल्यू चेक होगी 10 के साथ। अगर i की वैल्यू 10 से इक्वल है या छोटी है तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग इसके वाइल के ब्लॉक के अंदर पहुंच जाएंगे और वाइल के अंदर क्या होगा, i की वैल्यू 1 से प्लस होकर वापस i को असाइन हो जाएगी। मतलब अभी तक i की वैल्यू जो 1 थी अब वो हो जाएगी 2। system.out.println प्लस i, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब i की वैल्यू फिलहाल 2 हो चुकी है तो यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, और हम लोग इसके एंडिंग जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उस पर आ जाएंगे। और जैसे ही वहाँ पर हमारा कंट्रोल आएगा, कंट्रोल या जो कंपाइलर है जो इसको रीड कर रहा है वो इसको स्किप करके वापस से कहाँ पहुँचेगा, वाइल कंडीशन पर, और i की वैल्यू फिर से क्या होगी, यहाँ पे चेक होगी क्या i की वैल्यू अभी भी 10 से छोटी या इक्वल है। क्योंकि लास्ट टाइम i की वैल्यू 2 हो चुकी थी तो 2 अभी भी 10 से छोटा होता है, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, हम फिर से ब्लॉक के अंदर पहुंच जाएंगे। और जैसे हम लोग ब्लॉक के अंदर पहुंचेंगे
यहाँ पर 2 + 1 होगा। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो आई की वैल्यू को 3 प्रिंट कर देगा। हम लोग इसके क्लोजिंग ब्रैकेट पे पहुँचेंगे। यहाँ से हम लोग फिर से वाइल कंडीशन पे पहुँचेंगे। अब आई की वैल्यू फिर से चेक होगी और 10 से चेक होने के बाद हमें पता चलेगा कि जो आई के अंदर वैल्यू है जो कि 3 है वो अभी भी 10 से छोटी है, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू +1 होगी, मतलब अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, वो 4 असाइन हो जाएगा आई को। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग फिर से आई की वैल्यू को प्रिंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4। तो अभी तक यहाँ पे 2, 3 और 4 प्रिंट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट पे जाएंगे, फिर से ऊपर कंडीशन चेक होगी और कंडीशन चेक होने के बाद फिर से ट्रू होगी, फिर से हम अंदर आ जाएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही आई की वैल्यू 11 होती है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स होगी तो अब हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आएंगे। और ब्रैकेट के अंदर नहीं आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग इससे वाइल के नीचे जहाँ पे इसका ब्लॉक खत्म हो रहा है उसके नीचे लिखे स्टेटमेंट पर पहुँच जाएंगे। मतलब इस कंडीशन में वाइल लूप खत्म हो जाएगा और हमारा ये लूप काम करने लगेगा। और इस प्रकार से हमें कौन से नंबर दिखाई देंगे, 2 से लेकर 10 तक के नंबर। अब इसी का एक और एग्जाम्पल यहाँ बना रखा है, आप सेकंड एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट उसका बता दूँ। फैक्टोरियल 5 मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। किसी भी चीज़, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का मतलब होता है कि रिवर्स ऑर्डर में सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर फैक्टोरियल 4 निकालना है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 2 × 1। फिर अगर फैक्टोरियल 6 निकालना है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर्स का क्या निकालते हैं, फैक्टोरियल। और अब यही फैक्टोरियल मुझे किसके थ्रू निकालना है, वाइल लूप के थ्रू। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल लिया, इंटीजर नाम का डेटा टाइप रखा। उसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल लिए, एक फैक्ट जिसमें मैंने 1 असाइन कर रखा है, एक नम जिसमें मैंने 5 असाइन कर रखा है और एक आई जिसमें मैंने 1 असाइन कर रखा है। ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि क्या आई की वैल्यू नम से छोटी है, मतलब आई के अंदर तो 1 था और नम के अंदर क्या है, 5 है, क्योंकि हमें 5 तक के नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर मैं फैक्टोरियल 5 निकाल रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 से लेकर 1 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो ऑब्वियस है कि i = 1 लेने का कारण क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने काउंटर लगा रखा है। i = 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। n = 5 ले रखा है। n = 5 क्यों लिया है, क्योंकि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है और जो हमारा काउंटर है वो 5 तक चलेगा। उसके बाद हमने फैक्ट 1 लिया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस, वाइल के अंदर मैंने लिखा i ≤ नम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या i की वैल्यू नम से छोटी है, तो हमें दिख ही रहा है i की वैल्यू अभी इनिशियल लेवल पे 1 है और नम की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, हम लोग अंदर आ जाएंगे। अब i की वैल्यू जो कि 1 थी वो फैक्टोरियल मतलब फैक्ट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और वैल्यू असाइन हो जाएगी किसमें, फैक्ट नाम के वेरिएबल में। अब i की वैल्यू को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने से क्या होगा, i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, जो कि पहले 1 थी अब हो जाएगी 2। यहाँ से हम लोग ब्रैकेट के बाहर आएंगे और जैसे ही ब्रैकेट के बाहर आएंगे हम फिर से वाइल लूप के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो चुकी है और नम की वैल्यू अभी भी 5 है। तो क्या 2 5 से छोटा या इक्वल होता है, यस, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू नम। तो उस कंडीशन में कंडीशन ट्रू होगी और वापस से अब फैक्ट में जो था लास्ट टाइम कितना था, यहाँ पे 1 था। 1 × i की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1 × 2 हो जाएगा और फैक्टोरियल के अंदर पहुँच जाएगा 2। फिर वापस i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, मतलब अब i की वैल्यू 3 हो गई है। फिर से हम लोग वाइल लूप के ऊपर पहुँचेंगे। क्या 3 नम मतलब 5 से अभी भी छोटा है, तो यस ये अभी भी छोटा है। अब यहाँ पे फैक्ट के अंदर कितना था, 2 और i के अंदर आ गया 3, तो 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर असाइन हो जाएगा 6। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, मतलब अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 4 से हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे और वापस हम लोग वाइल लूप पे पूछेंगे। 4 अभी भी छोटा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर जो कि पहले 6 आया था × 4 हो जाएगा। 6 × 4 होकर 24 असाइन होगा फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर वापस से, और यहाँ पे फिर से i की वैल्यू प्लस हो जाएगी। और अब i की वैल्यू 5 हो चुकी है, हम वापस ऊपर पहुँचेंगे। 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 होता है, मतलब कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब यहाँ पे फैक्ट में था 24 की मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 120। फैक्ट के अंदर आ जाएगा 120
आई की वैल्यू हो गई 1 से प्लस, तो अब ये हो गया 6 क्योंकि आई की वैल्यू अभी कितनी थी 5 थी। अब ये अगर 6 हो चुका है तो अब हम लोग वापस से वाइल कंडीशन में पूछेंगे क्या 6 5 से बड़ा होता है, नहीं, कंडीशन फेल हो जाएगी। हम लोग वाइल से सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, वाइल जहाँ ख़त्म हो रहा है उस स्टेटमेंट पर, मतलब इस लास्ट स्टेटमेंट पर, और जैसे ही लास्ट स्टेटमेंट पर पहुँचेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और हमारा जो आंसर रिक्वायर्ड था वो सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं, और वाइल लूप का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, टेबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं, नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है वाइल लूप को यूज़ करने का। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 लाइन में आपको वाइल लूप के बारे में लिखना है, उसका सिंटेक्स बनाना है, और अगर आप उसका एग्जाम्पल दे पाए, कोई एक एग्जाम्पल, तो ये सबसे बेस्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डू वाइल लूप की। देखिए नेक्स्ट है द डू वाइल लूप। हमने पहले पढ़ा था फॉर लूप, फिर पढ़ा था वाइल लूप, फिर पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे हम लोग डू वाइल लूप। अनलाइक फॉर एंड वाइल लूप, डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल्ड एंड काउंटर कंट्रोल्ड और सेंटिनल लूपिंग स्टेटमेंट। अब जैसा फॉर लूप काम करता था, जैसे वाइल लूप काम करता था, डू वाइल वैसे काम नहीं करता, क्योंकि वो जो 2 लूप हमने इसके पहले पढ़े थे वो एंट्री कंट्रोल लूप होते थे, और ये वाला जो लूप है ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। लेकिन ये काउंटर कंट्रोल भी होता है और सेंटिनल लूपिंग का स्टेटमेंट का भी काम ये कर देता है। विच एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट अंटिल डिफाइंड कंडीशन इज ट्रू। इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। इट ऑलवेज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। अब इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो फॉर लूप और वाइल लूप में नहीं था। वहाँ पर जो स्टेटमेंट थे वो तभी एग्जीक्यूट हो पाते थे जब फॉर लूप या वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होती थी। लेकिन यहाँ पर लिखे गए स्टेटमेंट सबसे पहले एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उनको एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। मतलब यहाँ पर कंडीशन चेक की जाती है लास्ट में, और इसके पहले हमने जो फॉर लूप पढ़ा था या वाइल लूप पढ़ा था उसमें कंडीशन चेक की जाती है स्टार्टिंग में। इस कारण से इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, जबकि उन्हें एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता था। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वाइल लूप और डू वाइल लूप में, और वाइल लूप और डू वाइल लूप के ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी दिया हुआ है। हमने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले डू, फिर एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट ये इसका ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखे गए हैं, और इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ वाइल कंडीशन लिखी गई है। ये जो वाइल कंडीशन है ये डू के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। इसका मीनिंग केवल यही हुआ कि अगर एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है, वाइल कंडीशन बाद में लगी है, तो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है तो डू के अंदर लिखे स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। तो डू वाइल लूप का होपफुली आपको मीनिंग समझ में आया होगा। ये एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके ऊपर जो एग्जांपल्स दिया है हम उसकी बात करते हैं। डू वाइल लूप हमें यहाँ पे क्या करना है, ए से लेकर जेड तक के लेटर्स को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमने डू वाइल लूप का यूज़ किया है। कैरेक्टर सी एच इक्वल टू ए, हमने एक डेटा टाइप लिया कैरेक्टर, और एक वेरिएबल लिया सी एच, उसमें हमने एक वैल्यू को असाइन किया जो कि कैपिटल ए है। इस कैपिटल ए को हमने सिंगल कोट में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है। अब हमने यहाँ पे डू के अंदर लिखा सिस्टम डॉट प्रिंट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आई, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रिंट, और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो आई की इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ ली नहीं है, यहाँ एक गड़बड़ है, ये आई नहीं होना चाहिए, ये सी एच होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे आई लिखा है इसको आप सी एच मान के चलिए, ये सी एच होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग सी एच की वैल्यू को प्रिंट करेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा ए। फिर हमने सी एच की वैल्यू को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, मतलब सी एच की वैल्यू में अगर ए था तो प्लस प्लस करने पर नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या सी एच लेस देन इक्वल टू जेड है।
एक्चुअल में यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू की जो वैल्यू है या जो वैल्यू असाइन हो रही है या CH++ हो रहा है, ये इनकी आस्की वैल्यू पे प्लस हो रहा है। मतलब इनकी आस्की वैल्यू जो होती है, जैसे कैपिटल A की जो आस्की वैल्यू होती है वो 65 होती है। तो यहाँ पर सिंगल कोट में लिखने से क्या होता है कि ये कैरेक्टर तो काउंट होता है लेकिन इसकी आस्की वैल्यू काउंट होती है। तो यहाँ पर आस्की वैल्यू मतलब 65 से CH++ करने से क्या हुआ, यहाँ पर इसकी आस्की वैल्यू जो कि 65 थी प्लस प्लस होने से क्या हो गई 66 हो गई। अब यहाँ पे हमने नीचे कंडीशन लगा रखी है कि क्या CH लेस देन इक्वल टू Z है। तो CH मतलब आस्की वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू आस्की वैल्यू ऑफ Z। अगर यहाँ पे वैल्यू Z की वैल्यू से कम है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम वापस से डू लूप के ऊपर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे वापस से CH जो कि प्लस प्लस हो चुका था अब B बन चुका है, वो B यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमने CH++ कर दिया। CH++ करने से आपकी जो वैल्यू B थी अब वो C बन जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या CH की वैल्यू Z से छोटी है या इक्वल है। अगर यस तो उस कंडीशन में यहाँ पे CH कंडीशन ट्रू होगी, हम फिर से डू पे पहुँचेंगे और अब यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट होगी। इस प्रकार से ये जो लूप है ये A से लेकर Z तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा और जैसे ही Z की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। सेम कंडीशन हम लोग जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा था वाइल लूप में, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट किया था, वही लूप हम लोग यहाँ पे भी चला सकते हैं। सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डू लूप के अंदर या डू ब्लॉक के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होते ही होते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया, ये इसके लिए आप बोल सकते हैं एग्जांपल्स हो गए। और उसके नीचे यहाँ पर एक नोट भी है, डू वाइल लूप ऑल्सो में बी एम्प्टी और इनफाइनाइट। हम वाइल लूप को एज अ एम्प्टी लूप या इनफाइनाइट लूप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विच लूप इज़ बेटर, कौन सा लूप ज़्यादा अच्छा होगा। हमने 3 टाइप के लूप पढ़े, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। Java offers 3 looping statement, that is for, while and do while loop. There are some situation where one loop is more appropriate than other. कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा लूप हमें यूज़ करना होगा और किस कंडीशन के लिए कौन सा लूप ज़्यादा बेटर होगा। The for loop is best suited where the number of execution is known in advance. Fixed executions. For loop हमें उस समय यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेटर होगा जब हमें पहले से पता हो कि हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। मतलब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर पता है तो उस कंडीशन में फॉर लूप को यूज़ किया जाना बेटर होता है। द वाइल एंड डू वाइल आर मोर सुटेबल इन द सिचुएशन वेयर इट इज़ नॉट नोन दैट व्हेन लूप विल टर्मिनेट। जबकि वाइल और डू वाइल लूप को तब यूज़ किया जाना सुटेबल होता है जब आपको सिचुएशन क्लियर ना हो कि कब आपका लूप ख़त्म होगा या कब आपका लूप टर्मिनेट होगा। तो अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स के लिए हम लोग वाइल या डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। द डू लूप एंश्योर्स एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। डू वाइल लूप जो होता है वो इस बात की एंश्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर डू के ब्लॉक के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। सिंस इट इज़ एग्जिट कंट्रोल लूप, इसलिए या क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है इस कारण से डू के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप का कन्वर्जेंस दिया हुआ है, आप लोग एक ब्लॉक में देख सकते हैं। हम लोग 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, उसमें फॉर लूप लगा रखा है। इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और अपडेशन ये फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया हुआ है i = 1, कंडीशन चेक करवा रहे हैं i less than equal to 10 और i++, और यहाँ पे हम लोग नंबर्स प्रिंट करने के लिए हमने स्टेटमेंट दे रखा है। अब मैं इसी लूप को इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ वाइल लूप में। तो देखिए यहाँ पे भी 10 नंबर तक ही प्रिंट करने की कंडीशन है, लेकिन अब यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है वो वाइल लूप से ऊपर हो जाता है। कंडीशन वाइल लूप के अंदर ही चेक होती है और जो अपडेशन होना है वो अपडेशन वाइल लूप के अंदर होता है। और स्टेटमेंट तो सेम है क्योंकि हम लोग सेम नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, और इस प्रकार से वाइल लूप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ अल्टरनेटिव ऑफ द फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर हमें 3 कंडीशन देना होती है, जबकि वाइल लूप के अंदर हमें 3 कंडीशंस देने की ज़रूरत नहीं होती। कंडीशन यहाँ पे एक ही दी जाती है, इनिशियलाइजेशन और अपडेशन, ये उसी लूप के अंदर और बाहर की तरफ होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये लूप वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है
और यहाँ से आपको होपफुली समझ में आया होगा कि कब कौन सा लूप हमें यूज़ करना ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है जंप स्टेटमेंट इन जावा, ये आने वाली जो क्लास होगी या सॉरी हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा, हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तब बात करेंगे कि जंप स्टेटमेंट होते क्या हैं या किस प्रकार से काम करते हैं। जंप स्टेटमेंट इन जावा, जावा offers 3 jump statement: return, break and continue, which transfers the control elsewhere unconditionally। देखिए जंप स्टेटमेंट होता क्या है, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे कि जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो वो कोडिंग लाइन बाय लाइन होती है, मतलब एक लाइन के नीचे दूसरी कोडिंग, दूसरा स्टेटमेंट, उसके नीचे तीसरा स्टेटमेंट, उसके नीचे चौथा स्टेटमेंट, उसके नीचे पांचवा स्टेटमेंट। इस प्रकार की जो अप्रोच होती है वो सीक्वेंस की कोडिंग कहलाती है, सीक्वेंस स्टेटमेंट कहलाते हैं। लेकिन कभी कभार हमें स्टेटमेंट को कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ लिखना होता है, तो उस समय हम लोग इफ़ और इफ एल्स का यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें स्टेटमेंट के बीच में कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखे भी थे। फॉर लूप हमने पढ़ा था, वाइल लूप पढ़ा था, डू वाइल लूप पढ़ा था। लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि जब हम लोग सीक्वेंस में कोडिंग कर रहे होते हैं, सीक्वेंस में स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, तो कितनी बार हमें कुछ स्टेटमेंट को स्किप कर कर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर जाने की ज़रूरत पड़ती है, या नीचे के स्टेटमेंट से हमें ऊपर के स्टेटमेंट पर जंप करने की ज़रूरत पड़ती है। या हो सकता है हम किसी लूप के अंदर है और उस लूप से हमें इमीडिएट बाहर आने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो जंप स्टेटमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है रिटर्न, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। तो आज हम लोग इन्हीं 3 जंप स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। द रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू कॉलिंग मॉड्यूल और ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जैसे ही रिटर्न लिखा है तो आप रिटर्न लिखने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो सीधे कॉलिंग मॉड्यूल की तरफ मूव हो जाता है। मतलब आप अगर किसी फंक्शन में हैं तो उस फंक्शन पर जैसे ही आपने रिटर्न लिखा, आपका जो कंट्रोल है आपके मेन फंक्शन की तरफ चला जाएगा, या जहाँ से आपने जिस मॉड्यूल को से आपको कॉल किया गया था या जिस फंक्शन को कॉल किया गया था, आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर पहुँच जाएंगे। हाउएवर जावा प्रोवाइड system.exit मेथड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जबकि हमें जावा एक मेथड प्रोवाइड करता है system.exit की, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट आपको क्या करता है, पुराने मॉड्यूल पर या कॉलिंग मॉड्यूल के ऊपर आपको ले जाने का काम करता है। उसके बाद एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ये हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। इसको हम लोग जनरली फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। देखिए करता क्या है, द ब्रेक इज यूज विथ फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप एंड स्विच स्टेटमेंट which enables the program to skip over some part of the code and places control just after the nearest closing of block. It is used to terminate the loop. देखिए ब्रेक जो स्टेटमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ होता है फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, डू वाइल लूप के अंदर या स्विच स्टेटमेंट के अंदर। इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने से हमें जो कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि लूप में बाकी थे वो स्किप करके इसका कंट्रोल सीधे हमें लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पर ले जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ब्रेक आपको लूप से बाहर निकाल देता है, या मैं इन शॉर्ट ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये लूप को टर्मिनेट करने के काम आता है। तो जब भी हमें किसी लूप को टर्मिनेट करना हो बीच में से, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। लास्ट है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड विद इन द लूपिंग स्टेटमेंट, नॉट विद द स्विच। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो लूपिंग स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है, लेकिन हम लोग उसको स्विच के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एंड वर्क्स लाइक अ ब्रेक, और ये कैसा काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट जैसा ही काम करता है। दैट इज इट ऑल्सो स्किप द स्टेटमेंट, मतलब ये क्या करेगा, ये भी इसके बाद लिखे हुए जो स्टेटमेंट है उनको स्किप कर देगा और आपको उस लूप से बाहर की तरफ ले जाएगा, इन बिटवीन द कोड एंड कंटिन्यू द लूप, और लूप को कंटिन्यू कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने का एक तरीका है, हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू और कंडीशंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो होपफुली आपको ये जल्दी समझ में आएगा कि ब्रेक कंटिन्यू किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे वाइल एक कंडीशन लिखी है, वाइल लूप लगा रखा है, कंडीशन उसके अंदर लिखी है, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम लोग वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे और उस लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट के साथ फिर कंडीशन इफ कंडीशन हमने यूज़ की हुई है। कंडीशन वहाँ पे जो भी लिखी थी टू, उसको लिखकर हमने नाम दिया है। अब उसके अंदर अगर हमने ब्रेक लिखा तो ब्रेक लिखने के बाद वाइल लूप और इफ कंडीशन के अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए बिना आपका जो कंट्रोल है वो सीधे कहाँ आ जाता है, आपके वाइल लूप के बाहर आ जाता है। मतलब वाइल लूप का जो के बाद का जो स्टेटमेंट है, आपका कंट्रोल सीधे ब्रेक को देखते ही कहाँ पहुँच जाएगा, लास्ट में पहुँच जाएगा। फिर हम लोग फॉर लूप के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फॉर लूप है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे अपडेशन हो रहा है, फिर स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगी है, और कंडीशन के अगर अंदर हमने ब्रेक लिख दिया तो ब्रेक लिखने से फॉर लूप और इफ कंडीशंस के कंडीशंस या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते और आप लोग सीधे कहाँ जाते हैं, फॉर लूप के जस्ट आगे या जो नीचे स्टेटमेंट लिखा होता है आप लोगों का कंट्रोल सीधे वहाँ पहुँच जाएगा। वैसे ही डू वाइल का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो डू के अंदर हमने एक इफ़ कंडीशन लिखी है और इफ़ के अंदर हमने ब्रेक लिखा है। अगर ब्रेक कंडीशन कॉल होती है या ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ने में आता है कंपाइलर के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो कंट्रोल है वो सीधे वाइल को चेक किए बिना स्टेटमेंट 3 पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रेक का यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग सीधे लूप को टर्मिनेट करते हुए उसके बाद वाले स्टेटमेंट पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही कंटिन्यू का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखिए वाइल कंडीशन के साथ हमने कंटिन्यू का यूज़ किया है, तो सिचुएशन सारी वही है, स्टेटमेंट भी सारे वही है, लेकिन बस हमने ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिखा है। तो कंटिन्यू लिखने से क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो वापस से वाइल कंडीशन पे पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होने लगता है। मतलब यहाँ पे हम लोग नीचे वाले स्टेटमेंट पे नहीं आएंगे, यहाँ पर हम लोग वाइल की कंडीशन पर पहुँच जाएंगे, और वाइल की कंडीशन पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे वाइल की कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर से हम नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट चलता ही रहेगा। वैसे ही फॉर लूप के अंदर अगर हम लोग कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके अंदर भी इफ़ कंडीशन लिखी थी, और जैसे ही वहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी या कंटिन्यू हो जाएगी हम लोग वापस से फॉर लूप के ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लूप भी क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग डू वाइल लूप के साथ इसको यूज़ करना चाहें तो इसको डू वाइल लूप के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर भी हमने कंटिन्यू लिखा है, और जैसे ही हम लोग कंटिन्यू लिखा है तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो सीधे वाइल कंडीशन पे आ जाता है। ये थोड़ा सा प्रिंट गलत हुआ है, ये नीचे स्टेटमेंट 3 को दिखा रहा है जबकि इसको वाइल को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वाइल कंडीशन पे आ जाते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो हम फिर से लूप डू के ऊपर पहुँच जाएंगे, और ये कंटिन्यू इस प्रकार से लूप चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और हमारी कोडिंग को हम लोग और थोड़ा सा इजी और प्रॉपर एफिशिएंट बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपन स्कोप ऑफ अ वेरिएबल की। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल होता क्या है, देखिए जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जब भी हम लोग कोई जावा की कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम लोग जो कंपाइलर है, जो कंट्रोल है, उसको बता सके कि हमें कुछ वैल्यू जो कि यूज़र द्वारा डाली जाएगी उसे किस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर सेव करना है, और उस लोकेशन का नाम क्या होगा, उसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं। और वो वेरिएबल हमें प्रोग्राम की स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना पड़ते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम हमने लिख लिया, कितनी बार हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इनिशियल लेवल पर, लेकिन कितनी बार हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है किसी बीच में, मतलब जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, बीच में हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी, तो या तो हमें वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना होगा, वहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, या हमें यहाँ पर जावा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बीच में भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको यूज़ करने के पहले ही डिक्लेयर करना होगा, ये कंपलसरी है। द एरिया ऑफ द प्रोग्राम विद इन विच अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल नोन एज इट्स स्कोप। तो जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को किस एरिया में, किस ब्लॉक में एक्सेस किया जा सकेगा, वो उसका स्कोप होता है। अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस विद इन द ब्लॉक वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड। जनरली हम लोग जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो
तो वो वेरिएबल उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है या उसको उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, इंटीजर x इक्वल टू 10 इफ a इज ग्रेटर इक्वल टू b ग्रेटर देन b, देन इंटीजर y इक्वल टू 5 समथिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कोप ऑफ द x, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया x जो कि जो बड़ा आपका ब्रैकेट था, जो बड़ा कर्ली ब्रैकेट था, उसके अंदर उसको डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हमने इफ़ कंडीशन लगा रखी है, उसके अंदर हमने इंटीजर एक y डिक्लेयर किया है, और फिर इफ़ कंडीशन क्लोज हो रही है, उसके बाद हमने एल्स स्टेटमेंट, एल्स का पार्ट लिखा है। उसके ब्लॉक के अंदर हमने फिर से एक इंटीजर वेरिएबल z डिक्लेयर कर रखा है। तो देखिए अब जो x है उसका स्कोप कहाँ होगा, ये बड़े पूरे ब्लॉक के अंदर होगा, मतलब ये पूरा जो बड़ा सा ब्लॉक है इसके बीच में अगर मैं x कहीं पर भी यूज़ करूँगा तो वो x क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक, मतलब इफ़ के अंदर भी हम लोग x को यूज़ कर सकते हैं और एल्स वाले पार्ट के अंदर भी हम लोग x को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के लिए एक्सेसिबल होगा। अब y की बात करते हैं, तो जो y है उसका स्कोप केवल इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक ही, मतलब जिस ब्रैकेट के अंदर वो डिक्लेयर हुआ है उसी ब्रैकेट तक का उसका स्कोप है। हम दूसरे ब्रैकेट में या एल्स वाले पार्ट में y को यूज़ नहीं कर सकते। तो और z को भी, z का भी जो स्कोप है वो पर्टिकुलर उसी एल्स ब्लॉक के अंदर है, उसके बाहर हम लोग z को यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे y और z कैसे हो गए, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग जिसमें x डिक्लेयर है उसमें हम y और z को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग वेरिएबल के स्कोप को डिक्लेयर कर पाते हैं या एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कोई सा भी वेरिएबल किस पर्टिकुलर स्कोप तक वैलिड होता है और किस स्कोप में उसको एक्सेस किया जा सकता है और किस स्कोप में उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये था स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इससे हम लोग ये डिक्लेयर कर पाते हैं, ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस पर्टिकुलर स्कोप में या किस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं डेमो एप्लीकेशन की, इफ एल्स, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट कुछ 1-2 लेक्चर्स पहले, उसमें हमने इफ एल्स की बात की थी। ये उसके ऊपर बनाई गई डेमो एप्लीकेशन है जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आप ध्यान से देखिए, सिंपल सा एप्लीकेशन है जो हम लोग जनरली लैब में बनाते भी हैं, और थर्ड प्रैक्टिकल जो हमने किया है वो इसी के ऊपर है। डेवलप अ ग्रेड कैलकुलेटर एप्लीकेशन विच एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट एंड कैलकुलेट टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड एज पर द क्राइटेरिया गिवन। अगर 80% या उससे ज़्यादा आते हैं तो हम उसे क्या मार्क करेंगे, ए ग्रेड। 60% से 79% आते हैं तो उसे बी ग्रेड देना है। 40 से 59% अगर आते हैं तो उसको सी ग्रेड देना है। लेस देन 40% है तो डी ग्रेड, और अगर उससे कम है मार्क्स तो उस कंडीशन में उसको फेल बताया जाएगा। तो देखिए, जब हम लोग एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं नेटबीन्स के ऊपर तो वो एप्लीकेशन हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, और उसके अंदर मार्क्स हम जब फिलअप करते हैं, मतलब यहाँ पे मार्क्स हमें क्या करना होंगे, फिलअप करना होंगे। और जब यहाँ पे हम लोग मार्क्स 80, 75, 65, 68 और 72 डाल रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर यूज़र यहाँ पे कोई गलत वैल्यू डाल दे तो हम लोग उसको एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक वार्निंग दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपको मार्क्स कितने वैल्यू से कितने वैल्यू के बीच में डालना है। तो देखिए इसकी कोडिंग कैसे की जाती है। होपफुली अगर आप वो चीज़ें देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये कैसे बनाई गई। काफ़ी इजी टास्क होता है बनाना, और जब हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं तो इजीली इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं अपन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे, डेटा टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट के नाम ले लेंगे, और उन 5 सब्जेक्ट के नाम पूरे पूरे लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, उनको छोटे छोटे नाम देकर उनको एज अ वेरिएबल बना देंगे। तो इंग्लिश के लिए ENG लिखा, हिंदी के लिए HIN लिखा, मैथ्स के लिए MATH लिख दिया, साइंस के लिए SCI लिख दिया, सोशल स्टडी के लिए SOC लिख दिया। TOT जो है वो टोटल मार्क्स है, और PER जो है वो परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब यहाँ पे मैंने टोटल 7 वेरिएबल लिए हैं और उनको शॉर्ट नेम दे दिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि कौन सा पर्टिकुलर वेरिएबल क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। फिर सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया। अब मुझे ग्रेड भी देना है, जिसकी पर्टिकुलर ग्रेड होगी, किसी 70% से ऊपर है तो उसकी ग्रेड अलग है, या 80% से ऊपर है तो उसकी ग्रेड अलग है। तो मुझे यहाँ पे ग्रेड भी शो करना है, तो मुझे एक कैरेक्टर टाइप का ग्रेड वेरिएबल लेना होगा। अब इंग्लिश के अंदर हम लोग यूज़र से वैल्यू इंटर करवाएंगे। यूज़र वैल्यू डालेगा
और जिस बॉक्स के अंदर वो वैल्यू डालेगा उस बॉक्स का नाम क्या रखा गया है, टेक्स्ट इंग IENG। ये बॉक्स का नाम है, वो जो टेक्स्ट फील्ड है जिसमें वैल्यू यूज़र इंटर करने वाला है, ये उस टेक्स्ट फील्ड का नाम है। और गेट टेक्स्ट मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र जो वैल्यू डालेगा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उसको इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये वैल्यू किस में असाइन कर देते हैं हम लोग, ENG नाम के वेरिएबल में, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सेम तरीका है हिंदी के मार्क्स लेने का। हिंदी के मार्क्स डालने के लिए जो टेक्स्ट फील्ड हमने डिसाइड की है, यूज़र जब उसमें वैल्यू डालेगा, उस टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट हिंदी। यूज़र उस पर जब कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू गेट टेक्स्ट मेथड से एक्सेप्ट की जाएगी, इंटीजर पार्सिंट मेथड से उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको किस वेरिएबल को सप्लाई कर दिया जाएगा, HIN नाम के वेरिएबल को। सेम मेथड होगी टेक्स्ट मैथ नाम की, टेक्स्ट फील्ड होगी और इसी फील्ड में यूज़र मैथ्स के मार्क्स इंटर करेगा, उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग गेट टेक्स्ट मेथड लगाएंगे। इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड क्या करेगी, उस नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करेगी और उसको असाइन कर देगी मैथ्स नाम के वेरिएबल में। सेम प्रोसेस होगी साइंस के साथ और सेम प्रोसेस होगी सोशल स्टडी के साथ। तो यहाँ पे हमने 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट के लिए हमने 5 अलग अलग टेक्स्ट फील्ड ली। टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हमने गेट टेक्स्ट मेथड को अप्लाई किया और सारे गेट टेक्स्ट के थ्रू हमने क्या कर लिया, यूज़र ने जो भी नंबर डाले हैं उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और उनको सभी को इंटीजर में कन्वर्ट करके किसमें डाल दिया, ये 5 वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे। अब यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, आप लोग चाहें तो लगा दे, नहीं चाहे तो नहीं लगाए चलेगा। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, इफ़ इंग्लिश के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 100 है, और ये और का सिंबल होता है, हिंदी के मार्क्स अगर 100 से ग्रेटर देन है, या मैथ्स के मार्क्स 100 से ग्रेटर देन है, साइंस के 100 से ग्रेटर देन है, सोशल स्टडी के 100 से ग्रेटर देन है, तो जे ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग, यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स जनरेट होगा और ये डायलॉग बॉक्स क्या जनरेट करेगा, आपको एक मैसेज या एक वार्निंग देगा और ये आपको बताएगा एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100, क्योंकि हो सकता है कि आप मार्क्स 100 से ज़्यादा डाल दो या हो सकता है कि बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए, तो आपको उसी समय वार्न करना ज़रूरी है और सिस्टम ये काम करेगा। और किस बेसिस पर करेगा, इस इफ एल्स कंडीशन पर। और अगर ये मार्क्स सही डले हैं तो हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर इन मार्क्स का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे इनका परसेंटेज निकालना है, तो मुझे इन सभी मार्क्स को प्लस करना होगा। मैंने सारे मार्क्स को प्लस कर दिया और इसकी वैल्यू किस में असाइन कर दी, टोटल मार्क्स में, मतलब TOT में। अब मुझे इसका परसेंटेज भी निकालना है, तो TOT को 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, और इनका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगा किसमें, PER नाम के वेरिएबल के अंदर। अब उसके बाद हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे, अगर PER ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो क्या प्रिंट हो, ग्रेड A। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड में क्या प्रिंट होना चाहिए, B। और इसके एल्स इफ में लिखेंगे कि परसेंटेज अगर 40 से अबाव है तो कौन सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, C। और एल्स ग्रेड D, अगर यहाँ से कुछ भी नहीं है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड D। अब मुझे फाइनली क्या करना है, आप अगर वो पुराना बॉक्स देखें अगर, तो आप लोग समझ पाएंगे कि अब मुझे करना क्या है। मुझे टोटल मार्क्स को प्रिंट करना है, परसेंटेज को प्रिंट करना है और ग्रेड को प्रिंट करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टोटल नाम का हमने टेक्स्ट फील्ड लिया है जिसमें हमने टोटल के मार्क्स हम प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स को डिस्प्ले करने के लिए या जो डेटा है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेट टेक्स्ट मेथड। यहाँ पे हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे और टोटल मार्क्स यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। वैसे टेक्स्ट पर जो है वो वेरिएबल नेम है जिस पे हम लोग परसेंटेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग मेथड यूज़ करेंगे सेट टेक्स्ट और परसेंटेज को प्रिंट कर देंगे। सेम मेथड लगेगी सेट टेक्स्ट मेथड और वहाँ पे हम लोग किसको प्रिंट कर देंगे, ग्रेड को। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा डेमो एप्लीकेशन बन जाता है जो कि मार्कशीट के लिए बनाया है और ये काफ़ी ईजी टास्क है। ये आप लोग भी चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, ये एप्लीकेशन हमारी फुलफिल हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशंस बनाना भी है। ये हम जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं जावा के, उसमें ये 3rd प्रैक्टिकल है। होपफुली अभी तक आप लोग ये कर चुके होंगे और आपको अभी यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो बॉक्स दिया है, ये बॉक्स से हमें ये पता चलता है कि हमने यहाँ पे कौन कौन से टेक्स्ट फील्ड, कौन से बटन, कौन से बटन लिए हैं, कौन से लेबल लिए हैं, तो उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जब हम लोग नेटबीन में काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे कॉर्नर पे दिखाई देती है। वहाँ से भी आप लोग डिसाइड करते हैं। अगर आपने यहाँ पे किसी टेक्स्ट फील्ड का या लेबल का नेम चेंज किया तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। देखिए इंग्लिश का नाम जैसे चेंज किया गया है,
तो इंग्लिश का जो नाम रखा गया है वो टेक्स्ट ENG रखा गया है, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर हिंदी का नाम यहाँ पे टेक्स्ट हिंदी रखा गया है। टेक्स्ट मैथ्स का नाम जो टेक्स्ट फील्ड है उसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, टेक्स्ट मैथ्स रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड को नाम देते हैं वो नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या नाम दिए हैं, और बेसिकली वो क्या है, वो जे टेक्स्ट फील्ड है, इसलिए पीछे क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ENG, इसके पीछे जे टेक्स्ट फील्ड लिखा हुआ है, मतलब ये जे टेक्स्ट फील्ड है और इसका नाम क्या है, टेक्स्ट इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम लोग एप्लीकेशन बनाते हुए क्या कर सकते हैं, जावा का यूज़ कर सकते हैं, बटन का यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन्हीं को आपको यूज़ करना है, आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उन प्रैक्टिकल्स में इनको यूज़ करिए और देखिए कि किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।